गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का पेपर है। मैं शिव सिन्हा हूँ, आपके टीचर, और पीजी सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। और आप सेमेस्टर 2 का आपका क्लास चल रहा है। पेपर है आपका CC06 और वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी आपका जो है टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा नेचर, नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम लोग क्लास में पहले, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ प्लीज मैम, अपना प्रॉपर आ रही है। माइक्रोफोन। ओके, तो आपका आज का टॉपिक है नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ओके, तो आज आप लोग मतलब पहले जानते होंगे कि नॉलेज क्या होता है। ज्ञान, ज्ञान और उसका स्वरूप, हमें इसके बारे में पढ़ना है आज। तो ज्ञान, और हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय दर्शन है उसमें आपने सुना होगा कि ज्ञान जो है प्रमा को कहते हैं। प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, जो राइट नॉलेज है उसी को ज्ञान जानते हैं। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में जो है इसका एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी जो है आपका पूरी तरह से मतलब मेनली जो है ये ज्ञान पे ही बेस्ड है, आपका एपिस्टेमोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो एपिस्टेमोलॉजी को ही अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपके एपिस्टेमोलॉजी से। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी जो है एक ब्रांच है फिलोसफी का। क्या है? ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी को क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और ये एक शाखा है, ब्रांच है फिलोसफी का, जो कि ज्ञान को लेके ही उसके उसके बारे में डिस्कशन करता है, निर्णय करता है कि ज्ञान का जो है वो उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। लेकिन इंडियन जो एपिस्टेमोलॉजी है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है आपके वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी से। ठीक है, यानी कि भारतीय ज्ञान मीमांसा जो है वो आपका बहुत अलग है आपका जो है पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा से। भारतीय ज्ञान मीमांसा में जो है ज्ञान को हम लोग जो है प्रमा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रमा को ही ज्ञान का ज्ञान माना जाता है। यथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमा है। और वो जो है हमारा जो भारतीय दर्शन है वो बहुत वाइड है, और वो जो है ज्यादातर आपका जो है मिस्टिक एक्सपीरियंस, यानी कि जो जैसे कि आपका अंदर जो अंत प्रज्ञा को लेके देखता है, स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म को लेता है, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल्स यानी कि आत्मा की अमरता, ये सारे जैसे सिद्धांतों को लेके चलता है। ठीक है, लेकिन जो है हमारा वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है वो ज्यादातर बस ज्ञान को ही लेके शुरू से देखा गया है। शुरू से जब भी आपका जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी आपका शुरू कहाँ से होता है? आपका एंशिएंट ग्रीक पीरियड से शुरू होता है। एंशिएंट ग्रीक पीरियड से ही जो है ये जो ज्ञान के बारे में है डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो आप जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि एंशिएंट ग्रीक पीरियड में शुरू, जैसे कि हमारे यहाँ भी आर्यन और वैदिक पीरियड में जो है नेचर को लेके, क्योंकि इंसान जब आया तो अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होने लगा, जैसे कि रोशनी आती है, वर्षा होती है, वो सारी चीजों से प्रभावित होने लगा। तो वो सारी चीजों से उन्हें जो है अपने क्यूरियोसिटी, उनके मन में जो है जिज्ञासा जागी कि जाने की ये सब क्या है, और ये सब हमारा जीवन क्या है। तो ऐसे करते करते वो लोग जो है वो इस मोड़ पे पहुंच गए कि वो जानने लगे कि ये इन सब का ज्ञान हमें कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, क्या क्या ऐसी चीज है जिससे ये दुनिया बनी हुई है, और किस तरह से हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है एपिस्टेमोलॉजी में यही देखते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, और क्या उसके जो है साधन है, ज्ञान हमें किस किस साधन से प्राप्त होता है। और ये जो है उस समय से लेके आज तक वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है इस नॉलेज को लेके ही डिस्कशन होता है, चाहे वो आपका एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस हो, या फिर अभी जो है रसल मून, सारे चीजें जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी जो है ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। ठीक है, तो आप जो है अब जानेंगे, हम लोग अलग अलग शुरू से जानना चाहेंगे कि अलग अलग शुरू से क्या है ज्ञान का, ज्ञान की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या माना गया है। तो सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए, जो ज्ञान है वो दो चीजों पे उस साधन के रूप में जो है सबका अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, सभी लोगों ने अलग अलग ही साधन माना। ऐसे तो दो ही साधन होते हैं, एक तो बुद्धि यानी रीजन, और दूसरा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। ठीक है, तो ये दो साधन को लेके ही अलग अलग थ्योरी आई। ठीक है, तो शुरुआत जो है वो नेचर को लेके हुई थी, फिर बाद में ये जो है ज्ञान की तरफ मुड़ गया कि ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सोफिस्ट। सोफिस्ट यानी कि जो है जो लोग वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ को चीजों को मानते हैं। ठीक है, सोफिस्ट जो थे
वो सॉक्रेटिस के पीरियड के पहले पहले तो आ जाते थे एनेक्सिमेनस एनेक्सिमैंडर, ये सब जो है नेचर फिलोसोफर्स होते हैं, ये लोग बहुत साइंटिफिक आउटलुक के थे। फिर जो है आए सोफिस्ट। सोफिस्ट में जैसे कि एग्जांपल ले लेते गॉर्जियास हो जाते हैं, फिर प्रोटागोरस हो जाते हैं, ये सारे सोफिस्ट फिलोसोफर हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में, तो उतना डिटेल में अब नहीं दूंगी क्योंकि आपका वो पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एक छोटा सा लेसन है, तो आप लोग अभी हम लोग जो चीज मेन टॉपिक है उस पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे जो सोफिस्ट थे उनका कहना था होमो मेंसिउरा। होमो मेंसिउरा का मतलब होता है मैन इज द मेजर ऑफ हिज नॉलेज, यानी कि मनुष्य ही अपने ज्ञान का मापदंड है। उनके अनुसार क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रत्यक्ष करते हैं वही सारे ज्ञान सत्य है, बाकी सभी ज्ञान असत्य है। और हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य होता है और हर व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, कोई भी व्यक्ति इसमें गलत नहीं हो सकता है, ऐसा सोफिस्ट मानते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर हर व्यक्ति सही होगा तो कोई एक ट्रू यूनिवर्सल यानी कि एक सार्वभौम कोई ज्ञान प्राप्त होगा। हर लोग तो सही है, तो फिर गलत क्या है और सही क्या है, तो फिर कोई फर्क नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है इस ऐसी थ्योरी होमो मेंसिउरा की थ्योरी को लेके जो है हम लोग जो है एक सत्य ज्ञान को स्थापित नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक नॉलेज, जैसे कि धरती घूमती है तो ये एक साइंटिफिक ज्ञान है, ये सभी मानते हैं। हम माने चाहे कोई आदमी लंदन में हो वो भी मानेगा। तो लेकिन जो होमो मेंसिउरा का थ्योरी, अगर कोई व्यक्ति कह देता नहीं धरती जो है वो घूमती नहीं है, वो रुकी रहती है, स्थिर रहती है, तो उसके हिसाब से होमो मेंसिउरा के हिसाब से वो भी सत्य होना चाहिए। लेकिन वैसा तो होता नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अर्थ जो है वो सर्कल लगाता है, घूमता है। ठीक है, और हम लोग जो है हर वक्त जो है गति में है, यानी कि मोशन में है। ठीक है, तो अगर हम लोग होमो मेंसिउरा की थ्योरी को मानने लगे तो ये सारे जो साइंटिफिक जो आपके वैज्ञानिक ज्ञान है वो सारे सार्वभौमिक ज्ञान है वो सारे गलत होने लगे। तो इनके बाद आते हैं सोक्रेटिस, सुकरात, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सुकरात कहते हैं। तो सोक्रेटिस जो थे वो बिल्कुल एकदम अलग ही तरह के फिलोसोफर थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ज्ञान को जो है प्रत्यक्ष ना मानते हुए उन्होंने एक नया ही एक उनका उसका डेफिनेशन दिया, ज्ञान का एक अलग ही उसकी परिभाषा दी। उनका कहना था कि नॉलेज इज वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। ज्ञान जो है सद्गुण है। हम प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, हम सद्गुण के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सद्गुण कहाँ से आता है? ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है। तो सोक्रेटिस का प्रॉब्लम जो था उस समय जो है बहुत ही ज्यादा सोफिस्ट का प्रभाव चलता था और वो लोग कहते थे प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है। तो इसीलिए जो है सोक्रेटिस आए और उन्होंने जो है नॉलेज को यानी ज्ञान को एनालाइज करने की कोशिश की। और उन्होंने कुछ मोरल, वो एक नैतिक फिलोसोफर थे, उनका वर्च्यू नैतिकता ही हर चीज में दिखता था। तो वो जो है वो रिलीजियस फेथ, स्टेट का क्या होना चाहिए, सब कुछ एक यूनिवर्सल एक सार्वभौम, सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए उनके हिसाब से। और हर चीज जो है जो हमारा धर्म है, हमारा धार्मिक जो अवधारणाएं है वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ माने कोई और सामने वाला कुछ माने और उसको लेके आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उनका कहना था कि सोफिस्ट का सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक मिस्टेक था कि उन्होंने जो है बुद्धि के रोल को डिनाई किया। उन्होंने कहा सोफिस्ट कहते थे कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है, यानी कि हम जो देख रहे हैं वो सही है, आप भी जो देख रहे हैं वो सही है, लेकिन प्रत्यक्ष हमें तो भ्रम भी होता है, भ्रांति भी होती है। लेकिन जो बुद्धि है, ऐसा सोक्रेटिस कहते थे कि बुद्धि जो है रीजन, वो हमारे ज्ञान का सबसे प्रमुख साधन है और हमें जितना भी सत्य ज्ञान होता है वो हमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। चलिए अब देखते हैं कि सोफिस्ट की तरह ही जो है सोक्रेटिस जैसा मानते थे कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है, तो सोक्रेटिस इसके ठीक विपरीत, इसके अपोजिट जो है मानते थे कि बुद्धि जो है वो ज्ञान का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो बुद्धि हमें कैसे प्राप्त, बुद्धि के द्वारा ही हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं तो उसका कोई विधि होना चाहिए, कैसे हम बुद्धि को लगाएंगे कि हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं आपको कि जो उनकी जो विधि थी वो द्वंदात्मक विधि थी।
डायलेक्टिकल मेथड था। डायलेक्टिकल सबसे पहले तो उन्होंने जो है कॉन्वर्सेशन यानी वाद विवाद की का जो है वो शुरू किया। सोक्रेटिस जो है माने जाते हैं, बहुत लोग उन्हें पागल भी बोलते थे, क्योंकि वो जो थे रोड पे पकड़ के किसी को भी पकड़ के जो है प्रश्न उत्तर कहते थे। उनका कहना था कि ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही है और हमें बस उस ज्ञान को किसी तरह से एक विधि के द्वारा बाहर निकालना है। जैसे कि उनकी माँ जो थी वो एक मिडवाइफ थी। मिडवाइफ यानी जो बच्चों को जन्म देने में मदद किया करती है। तो वो जो है बिल्कुल अपनी, जैसे कि एक जो दाई होती है, एक जो लेडी होती है, नर्स होती है, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है रिप्रोड्यूस करने में एक लेडी को। उसी तरह जो है वो जो उन्होंने इसी विधि को अपनाया अपने लाइफ में, और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ज्ञान पहले से है और हम लोग उस ज्ञान को जो है वाद विवाद के द्वारा, क्वेश्चनिंग, स्किलफुल क्वेश्चनिंग के द्वारा हम लोग वापस उसको निकाल सकते हैं, जो कि हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में वो चीज प्रकाशित नहीं है। बुद्धि में लाने के लिए उसे हम वाद विवाद द्वारा हम जानते हैं। तो इसी कॉन्वर्सेशनल यानी बातचीत की प्रक्रिया को उन्होंने डायलेक्टिकल यानी द्वंद्वात्मक विधि में बदल दिया। द्वंद्वात्मक विधि वो विधि होती है जिसमें कि हम बातचीत तो करते हैं लेकिन कुछ स्किलफुल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही सब प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हमें सत्य का पता चले। तो वो रोड पे पकड़ पकड़ के लोगों पे क्वेश्चन किया करते थे, प्रश्न किया करते थे। उन्हें बहुत लोग पागल भी कहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो है वो जब भी हम लोग जानते हैं कि कुछ भी नया आता है तो लोग उन्हें पागल ही कहते हैं शुरुआत में, फिर बाद में धीरे धीरे जब वो प्रूफ होने लगता है तब उसे लोग मानने लगते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में सोक्रेटिस जो है ज्ञान को जो है उनका कहना था कि ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल, तो नेचर कैसा हो गया यहाँ पे सोक्रेटिस के हिसाब से ज्ञान का नेचर कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक होना चाहिए, और इटर्नल यानी शाश्वत होना चाहिए, यानी सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, और जो सत्य ज्ञान होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और हम इस ज्ञान को जो है सद्गुण के द्वारा जान सकते हैं। सद्गुण ही जो है वो ज्ञान है हमारा, ठीक है। और सद्गुण का जितने भी सद्गुण, जैसे कि अच्छाई, सारी चीजें जो है वो आपका ज्ञान है, ठीक है। और इसे हम जाति के द्वारा जान सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है हमारी बुद्धि से जाति का ज्ञान होता है और वो जो है हम जो है सद्गुण द्वारा जान सकते हैं। ये कैसा होता है इसका नेचर, ये यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक होता है, और इटर्नल यानी शाश्वत होता है। ये कभी भी इसका अंत, सत्य ज्ञान का अंत कभी सभी के लिए बराबर होता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता है। अब आ जाते हैं सोक्रेटिस के बाद आते हैं प्लेटो। प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस के ही जो है बहुत ही एबल यानी कि लायक जो है वो विद्यार्थी थे उनके। उन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन जो है वो सोक्रेटिस के साथ बिता दिया। सोक्रेटिस जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ठीक है, तो वो जो गरीब फैमिली से थे, और लेकिन वो उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, वो ज्यादातर जो है आपका वो बात करके ही करते थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं। प्लेटो जो थे उनके साथ रहते थे, तो उन्होंने जो है सोक्रेटिस के डेथ के बाद उनकी फिलॉसफी को अपने बुक रिपब्लिक में और क्रीटो में उनकी लाइफ के बारे में और ये सब के बारे में सारी उनकी फिलॉसफी को लिखा, जो उन्होंने सीखा उनके साथ रहकर। तो उनके मरने के बाद जो है प्लेटो ने अपनी एकेडमी खोली थी, जिसमें कि वो और भी फिलोसॉफी, उन्हें लगा कि उनके वो मास्टर के जो इस काम को आगे बढ़ाया जाए और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन यानी कि जो दार्शनिक सोच है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो प्लेटो जो है बहुत ही काबिल आपके स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, और वो भी बिल्कुल अपने ही गुरु की तरह ये मानते थे कि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? तो क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष से हमें जो है कभी कभी जो है आत्मद्वंदात्मक मतलब उसका कंक्लूजन मिलता है, उसका जो हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो कभी कभी सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। कभी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मीठा चीज है, ठीक है, तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे मीठा कैसा लगेगा? उसे मीठा जो है वो मतलब खट्टा लगेगा, लेकिन वही चीज मीठा हो जाता है दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको मीठा लगता है वो चीज। लेकिन प्लेटो जो है वो ये मानते हैं कि हमें नॉलेज जो है बिल्कुल अपने सॉक्रेटिस की तरह मानते हैं कि हमें सारा ज्ञान जो है वो कॉन्सेप्ट्स यानी जाति के द्वारा होता है, और ये जाति बहुत सारी है और रियल फॉर्म में है, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में। तो प्लेटो का एक
अलग ही सोच था, वर्ल्ड ऑफ आइडिया उनका जो है, उनका मानना था जो ये दुनिया है वो ये बस बस उन जो रियल वर्ल्ड है उसकी कॉपीज है, और जो है और जो रियल वर्ल्ड है कहीं और है, और वो रियल आइडिया जो है जाति के फॉर्म में हमें दिखता है। तो प्लेटो के अनुसार दो जगत है, एक तो है वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट यानी वर्ल्ड ऑफ आइडिया कॉन्सेप्ट यानी जहाँ पे जाति विद्यमान है, और हम लोग जिस जगत में रहते हैं वो जो है उसका एक फोटोकॉपी है, ये जेरोक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, उस आइडियाज का, उस रियल का जेरोक्स कॉपी है, और हम लोग भी बिल्कुल उसी आइडिया की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड कहीं और है। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड के बारे में जो आइडियाज है हम लोग जानते हैं, हम लोग जो आसपास अपने मनुष्य देखते हैं, जैसे हमारी मनुष्य की जाति है जो कि रियल वर्ल्ड में है, ऐसा प्लेटो कहते हैं, और हम लोग बस उसकी एक कॉपी, ठीक है, जो बस उसका एक प्रतिबिंब है, एक इमेज है, और हम लोग और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो जो रियल वर्ल्ड सॉरी तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ही सत्य है, और उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। और ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो पर्टिकुलर्स को देख के हम उस जाति का कहते हैं, आप किसी मनुष्य को देखते हैं तो उससे आपको आपके मन में क्या आता है कि मनुष्य, और मान लीजिए आपकी तरफ कोई और व्यक्ति, तो आप देख के बोल देते हैं कि वो मनुष्य है, तो वो कैसे, क्योंकि वो जाति उसके अंदर विद्यमान है। उस जाति को हम लोग जानते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, और उनके बारे में कहा जाता है कि प्लेटो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जो कि अभी डिस्कवर करना यानी उसका जो है उसको जानना भी बाकी है। ठीक है, नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी सार्वभौमिक, सबके लिए बराबर है। जैसे हम जानते हैं कि धरती घूम रही है, तो आपके लिए भी वो सत्य है, दूसरों के लिए भी सत्य है। ठीक है, और ये हमारी बुद्धि ही है जिसके द्वारा हम ऐसे ज्ञान को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटो के लिए जो है ये भी है, वो बिलीफ पे भी यानी कि हाँ विश्वास पे भी, आस्था पे भी उनको कहना था कि जानना और आस्था में फर्क है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो सत्य ज्ञान को जानना चाहता है, ठीक है, तो उससे जैसे मान लेते हैं कोई आदमी एक्स है, उस पर हम बिलीव करना चाहते हैं, उसे हम मानना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे मानने से वो सत्य नहीं हो जाता है। तो उसको जानने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तीन कंडीशन होना चाहिए जो कि जरूरी होने चाहिए, और सफिशिएंट यानी कि उतना होना चाहिए कि हम लोग उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। सबसे पहली बात कि हमें उस प्रोपोजिशन यानी कि उस स्टेटमेंट यानी जो वाक्य है उस पे, जैसे कि हम कहते हैं कि धरती घूमती है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक्स व्यक्ति उसने कह दिया कि धरती घूमती, ठीक है, तो हम उस पर बिलीव कैसे करें? सबसे पहले तो ये एक आपका जो ये प्राकल्पना है, हाइपोथेसिस है, प्रोपोजिशन है, उसको ले लेते हैं, ठीक है, उस पर विश्वास रखते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये सत्य हो सकता है, मान नहीं लेंगे कि ये सत्य है, लेकिन हो सकता है कि ये सच है। ठीक है, अब उसको पहले टेस्ट करेंगे कि जानेंगे कि वो सत्य है या नहीं। उससे दूसरा चीज कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस प्रोपोजिशन को सत्य होना चाहिए, और प्रोपोजिशन को सत्य होने के लिए कुछ कारण, मतलब मुख्य कारण हमें देना पड़ेगा कि नहीं ऐसा ऐसा होता है कि ग्रेविटी दिखती है, सूरज के आसपास दिन रात होते हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ धरती घूमती है, इसी वजह से जो है दिन रात होता है, और इसी से अतः इससे प्रूफ होता है कि धरती घूमती है। तो ये रीजन होना चाहिए, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, यहाँ पे एक लॉजिक घुस रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉजिक आ रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्टिफाई होना चाहिए कि सत्य ज्ञान होने के लिए एक तो सबसे पहली बात कि उस पर हमें आस्था रखनी पड़ेगी उस बात पे। दूसरी बात है कि बिना आस्था के तो आप किसी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति कह देता है और आपके अंदर उस बात को सत्य मान लेते हैं कि वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर आप ये चीज नहीं मानते, नहीं सत्य होगा ही नहीं, पहले से मान के बैठे हैं, तो आप कभी भी उस चीज को प्रूफ नहीं करना चाहेंगे। तो आप जो चीज प्रूफ करना चाहेंगे उस पर पहले आस्था रखनी होगी आपको कि हाँ हो सकता है कि ये सत्य भी हो। फिर उस चीज का पहला तो ये हो गया आस्था, बिलीफ रखना, फिर जो है उसको प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ सच में ऐसा है। फिर उसके साथ वो प्रूफ सच होने के लिए हमें कुछ गुड रीजंस चाहिए जिसके कारण हम उस पर विश्वास कर सकें। तो प्लेटो के कहना है कि नॉलेज जो है हमें ट्रू बिलीफ को जस्टिफाई करता है, यानी जो सत्य आस्था है उसको, वो जो है ज्ञान वही होता है जो कि हमारे ट्रू बिलीफ को जस्टिफाई यानी उसका वो रीजन दे सकता है, वही हमारे लिए ज्ञान है। तो उनका कहना है कि नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अब आ जाते हैं स्टार्ट।
प्लेटो के बाद आ जाते हैं पहले सोक्रेटिस, पहले सोफिस्ट आए, नेचर फिलोसोफर्स, फिर आ जाते हैं आपके सोफिस्ट, फिर उसके बाद सोक्रेटिस आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं। और एरिस्टोटल भी जो है बिल्कुल जो है प्लेटो की तरह ही अपने मास्टर मतलब कि प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं और प्लेटो उनके मास्टर रहे, जैसे कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट रहे। तो जो है वो भी बिल्कुल अपने ही मास्टर, जैसे कि वो सोक्रेटिस के साथ रहते थे, एरिस्टोटल भी जो है अपने मास्टर के साथ प्लेटो के एकेडमी में उनके डेथ तक वहां रुके। वो बहुत ही ब्रिलियंट, इतने ज्यादा वो तेज थे, इतने ज्यादा अच्छे थे वो, कि उनको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडियाई जीनियस भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा लगभग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा कि जो कि एरिस्टोटल को जिसमें उसने पारंगत हासिल नहीं हुई है। ठीक है, वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ लॉजिक है, और बहुत सारे ये सब्जेक्ट्स के वो फादर हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ने जाएंगे उनके बारे में डिटेल में तो आपको पता चलेगा। तो इसी ब्रिलियंस की वजह से प्लेटो उन्हें माइंड ऑफ द एकेडमी भी कहते थे, मतलब कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट उनके एकेडमी में और कोई नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल भी जो है अपने प्लेटो की तरह अपने मास्टर प्लेटो की तरह ही मानते थे, जो सत्य ज्ञान है वो सत्य है और उसे सत्य होना चाहिए, और उसे सत्य ज्ञान होने के लिए उसे प्रूफ भी होना चाहिए। वो चीज का एक रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल प्लेटो में ये डिफरेंस है कि एरिस्टोटल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और जो है प्लेटो जो है वो एक पोएट थे। ठीक है, वो पोएट्री के थ्रू ही अपने उनकी सारी बुक्स में पोएट्री के थ्रू ही उन्होंने ज्ञान के बारे में सब कुछ दिखाया था। तो एरिस्टोटल को हर चीज का प्रूफ चाहिए था, लॉजिक चाहिए था। वो इसीलिए जो है उनका जो नोशन था वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और जो ये कॉपी थ्योरी था, उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने उसको मतलब खंडन किया उसका। तो प्लेटो की तरह ही जो है वो मानते थे कि ज्ञान जो है वो जो हमें जो है वो हमारे जो जाति है, जाति से ही हमें सत्य ज्ञान होता है। लेकिन ये जाति का ज्ञान कहाँ से आता है? ये जाति का ज्ञान जो है वो हमें इंडिविजुअल यानी पर्टिकुलर से आता है। पर्टिकुलर आप समझते होंगे, जाति और विशेष के द्वारा हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अगर हमें विशेष का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम उसकी जाति का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी व्यक्ति को देख के समझ नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये मनुष्यत्व इसके अंदर पहले से विद्यमान है? ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेडाइवल पीरियड में। तो ये हो गया था ग्रीक पीरियड के, एंशिएंट ग्रीक पीरियड के थिंकर्स हो गए जिन्होंने ज्ञान के साधन को बुद्धि माना। लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो एक्सपीरियंस को मानते थे। ठीक है, दो ही साधन माना गया है शुरू से लेके अभी तक। ठीक है, कि एक मेनली ऐसे तो आपका अंतः प्रज्ञा भी है, इंट्यूशन भी है, जो कि ब्रैडले जो कंटेम्प्रेरी आपके वेस्टर्न फिलोसोफर है, यानी कि जो आपके जो है समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक है ब्रैडले, वहां से शुरू होता है आपका जो है अंतः प्रज्ञा, यानी कि इंट्यूशन को वो मानते थे ज्ञान का साधन। लेकिन यहाँ तक हीगल तक आप देखेंगे, हीगल की फिलोसफी तक आप शुरू से देखेंगे कि दो ही ज्ञान के साधन को लेके इर्द गिर्द घूमता है वेस्टर्न फिलोसफी, वो है आपका बुद्धि और अनुभव। ठीक है, तो मेडाइवल पीरियड जो है वो एक बहुत ही डार्क फेज ऑफ फिलोसफी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है जितने भी जो ज्ञान थे, आपके जो साइंटिफिक नॉलेज थे, वो धर्म के आगे झुक गए थे। चर्च का बहुत ही बड़ा प्रकोप चल रहा था लोगों पे, लोग जो है हर चीज बाइबल से ही चलता था। तो जितनी भी साइंटिफिक आउटलुक थी वो चीज सारे दबा दी गई थी, और जो धर्म था वो हावी हो गया था साइंटिफिक आउटलुक का, इंक्वायरी का। सब कुछ जो है धर्म पे आधारित होता था। पोप जो है वो हेड हुआ करते थे, पोप यानी कि जो पादरी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर ब्राह्मणवाद आया था, उसी तरह वहां पे वेस्टर्न जगत में जो है वो आपके क्या बोलते हैं रिलीजियस डॉगमेटिज्म, यानी कि जो धार्मिक जो धर्म जब हावी हो गया था लोगों की जिंदगी में, वो हर चीज में इंटरफेयर करता था, तब उस वक्त जो है किसी भी साइंटिफिक चीजों को, सारी चीजों को डिनाई किया जाता था, मना किया जाता था कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप चर्च के खिलाफ जा रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। इसी तरह लोगों को काफी दबाया गया। तो अब 15वीं शताब्दी में जो है रेनेसांस पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण का वक्त आया, जब जो है साइंटिफिक आउटलुक जो बहुत पहले हुआ करता था एरिस्टोटल प्लेटो के वक्त, ठीक है, वो वापस आ गया। ठीक है, और वो धीरे धीरे बेकन जो थे
बेकन ने ये शुरू किया, लेकिन बेकन जो है वो कहीं फेल हो गया, लेकिन शुरुआत करने वाले बेकन ही थे। लेकिन डेकार्ट्स थे जो कि सही मायने में आप उन्हें जो है इस ज्ञान जो जो आपका वैज्ञानिक विधि के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। और इसी कारण जो है, क्योंकि डेकार्ट्स ही जो है उन्होंने एक प्रॉपर विधि दी जिससे कि हम ज्ञान को जान सके कि ज्ञान क्या है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे अपने समय, क्योंकि उस समय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक नया मतलब एक रेवोल्यूशन यानी एक क्रांति लाई कि फिर से हम जो है साइंटिफिक आउटलुक को जान सके। आप लोग देखेंगे कि जितने भी अब मॉडर्न वेस्टर्न टाइम में क्या होता था कि पहले जो है फिलोसफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता था। उस वक्त जो है बाकी सब्जेक्ट्स अलग नहीं थे, तब सारे जितने भी दार्शनिक मिलेंगे आपके 6 से 7 दार्शनिक है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के, ठीक है। मेनली 6 ही कहेंगे। 3 जो है आपके बुद्धिवादी है, 3 जो है अनुभववादी है, यानी कि 3 मानते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का साधन है और 3 मानते हैं कि अनुभव ही ज्ञान का साधन है। तो डेकार्ट्स जो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही मायने में जो है साइंटिफिक अप्रोच को लेकर आए। ये सारे जो है जैसे कि मैंने बताया ये शुरू में मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता था फिलोसफी। पहले से डिवाइडेड नहीं थे इस तरह से कि मैथ्स है, फिर साइकोलॉजी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो है माना जाता था कि सारे जो सब्जेक्ट्स है वो आपके फिलोसफी से ही बाहर निकले हैं। तो पहले ये सारे दार्शनिक जो है फिलोसोफर होते थे, बाद में जाके कुछ उसके अलावा भी ये लोग कुछ कुछ मतलब अपना एक्स्ट्रा उनका इंटरेस्ट जोन होता था तो वो मतलब लेके वो चलते थे। जैसे डेकार्ट्स मैथमेटिशियन थे, जितनी भी आपको जो आपको ये मिलेंगे डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये 3 बुद्धिवादी दार्शनिक है और तीनों के तीनों मैथमेटिशियन। तो डेकार्ट्स जो वो जनक माने जाते हैं आपके मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो मेडाइवल पीरियड जो एक डार्क एज ऑफ फिलोसफी कहा जाता था, अंधकार युग माना जाता है दर्शन के लिए ये, क्योंकि इस वक्त जो है किसी भी साइंटिफिक इंक्वायरी को दबाया जाता था और कुछ नया भर के नहीं आया था, सब कुछ धर्म उस पर हावी था, हर चीज में धर्म को घुसा दिया जाता था। तो ये डेकार्ट्स थे जिन्होंने एक नए युग को जन्म दिया जिसे हम मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के नाम से जानते हैं। तो डेकार्ट्स काफी परेशान थे क्योंकि उस वक्त जो है ज्ञान सब कुछ पे धर्म हावी था। तो अपने वक्त जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता वो देखते थे अपने दर्शन में, तो उसको लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो उनके हिसाब से ज्ञान क्या होना चाहिए, ज्ञान की परिभाषा उनके हिसाब से ये थी कि वो चीज जो सटीक हमें ज्ञान दे, जो चीज सटीक हमें उत्तर दे, वही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान को कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट यानी कि बिल्कुल अलग और एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसे मैथ्स में कैसे होता है कि आप कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं और फिर उसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो प्रूफ करके एक सटीक नॉलेज पे पहुंचते। उसी तरह उनका कहना था कि फिलोसफी में भी कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जैसे मैथ्स में और ज्योमेट्री में होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक मेथड, गणित और ज्योमेट्री, सॉरी मुझे ज्योमेट्री की हिंदी नहीं आती, तो ज्योमेट्री होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल उसी की तरह एक सटीक उत्तर हमारे तक पहुंच सके। तो उन्होंने माना कि हम लोग अगर एक सही विधि अपनाए तो हम लोग बिल्कुल मैथ्स की तरह ही सर्टेन, डिस्टिंक्ट, क्लियर यानी एकदम साफ और इंडिविजिबल यानी जिसपे हम कोई शंका कर ही नहीं सकते, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ऐसा जब सोच आया तो एक साइंटिफिक अप्रोच का जन्म हुआ फिलोसफी में। एक साइंटिफिक नॉलेज हमें प्राप्त होता है कि हमारा जो नॉलेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट अलग भिन्न होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और जिसपे हम संशय नहीं कर सकते जैसे कि हम लोग मैथ्स में करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना उनका जो विधि था, उन्होंने अपने बुक रेगुले में 32 रूल्स बनाए, ठीक है, जो अभी मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में जब मैं रैशनलिज्म पढ़ा रही, जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, उसमें मैंने बताया, फिर भी एक रिविजन के लिए मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके स्लाइड में नहीं है बट आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो 32 रूल्स बनाए, 32 रूल्स में से 31 जो है अपने बुक रेगुले में उन्होंने मेंशन किया। तो वो उनका जो विधि था वो ये था कि सबसे पहले तो आप छोटे छोटे तथ्यों को ले लें जो किसी चीज को मान लो प्रूफ करना है, जैसे कि धरती
घूमती है, या फिर क्या है कि अगर हम सेब गिराते हैं ऊपर से नीचे तो वो हमेशा नीचे ही जाता है, ठीक है। तो वो एक तथ्य ले लेते हैं, तो तथ्य ले लिया हमने, तो तथ्य से जुड़े सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना, यानी हमें नहीं पता है कि ये सत्य है या कि झूठ है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आगे जाके ये सत्य हो सकता है, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं उसमें ये मददगार ये स्टेटमेंट हो सकता है कि हाँ हेल्प हो, ठीक है। तो हम लोग सारे हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पनाओं को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसको देखेंगे इजी से लेके इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे, मतलब कि इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। सारे प्राकल्पनाओं को स्टेप बाय स्टेप अब टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग करते हैं हम लोग, देखेंगे और हर हाइपोथेसिस पहले इजी से शुरू करेंगे फिर हार्ड तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे टेस्ट होते जाएगा वैसे उसको लिखते जाएंगे और जो नहीं टेस्ट हो उसको अलग करते जाएंगे, छांटते जाएंगे। और जितनी भी अब जब टेस्टिंग हो जाता है तब हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूजफुल है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके देखेंगे, फिर हर एक स्टेप पे डाउट करेंगे और डाउट करते करते इतना ज्यादा उसको डाउट करेंगे कि वो एक ऐसे ज्ञान पे पहुंचेगा जिसको हम लोग काट नहीं सकते, ठीक है। तभी उसी से हमें उसका एक जो है क्लियर सर्टेन इंड्यूबिटेबल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है उन्होंने अपने मेथड ऑफ डाउट यानी संशय की विधि को जन्म दिया। उनका मानना था कि हमें अगर किसी सत्य तक पहुंच तो हम बिना उसमें संशय किए बिना यानी डाउट किए बिना हम लोग नहीं पहुंच सकते। आप देखेंगे कि अगर आप किसी चीज पे डाउट करते हैं, डाउट जब अपने एकदम चरमतम हद पे पहुंच जाता है तो वो कुछ ऐसा रिवील करता है जो कि क्लियरली हमारे सामने आता है, उससे ज्यादा सत्य और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम डाउट ही नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि वो सत्य है या नहीं। आप कोई भी चीज ऐसी एक्सेप्ट कर लो तो ये तो ट्रू नॉलेज का साइन नहीं है। अगर हमें ट्रू नॉलेज चाहिए तो हमें उस पर संशय करना होगा, संशय करेंगे, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे और प्रूव करते करते संशय करते करते हम लोग एक सत्य ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। तो ये उनकी विधि थी, लेकिन ये उनकी जो विधि है एक बहुत ही उनके फेमस एक नई विधि में बदल गई, कोजिटो अर्गो सुम, ठीक है। उनका मेथड ऑफ डाउट ही बाद में उनका थ्योरी ऑफ कोजिटो अर्गो सुम में बदल जाता है, उनका एक फाइनल सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज में बदल जाता है। यानी कि जब हम लोग डाउट करते हैं तो डाउट करते करते एक चीज सब चीज पे संशय करते हैं, ठीक है। संशय करते करते हम लोग एक चीज पे पहुंच जाते हैं कि हम लोग ठीक है, हम लोग हर चीज पे संशय कर रहे हैं। आई डाउट कैन नॉट बी डाउटेड, हर चीज पे संशय करेंगे, लेकिन आप जो ये संशय कर रहे हैं आप उस पर संशय बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। तो जो ये आपका जो डेकार्ट्स का थ्योरी है, पहले तो संशयात्मक जो विधि थी उनकी वो जो है अब जो है एक सर्टेन ट्रुथ पे पहुंच गई है। तो आप हर चीज पे डाउट कीजिए, लेकिन आपका जो एग्जिस्टेंस है उस पे आप डाउट नहीं कर सकते। डाउट करने के लिए भी एक व्यक्ति होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, किसी चीज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिसपे आप बिल्कुल भी संशय नहीं कर सकते। आप संशय करते हैं, आप इस पे संशय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसको जानने के लिए हम लोग बुद्धि को एक सोर्स ऑफ नॉलेज मान लेते हैं और इसी के द्वारा जो है रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद का फिलॉसफी डेवलप करता है। अब आ जाते हैं उनके बाद स्पिनोजा आते हैं, उसके बाद लाइबनिज आते हैं। स्पिनोजा और लाइबनिज दोनों ही आपके मैथमेटिशियन थे, दोनों ही जो है रैशनलिस्ट थिंकर बुद्धिवादी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो है बुद्धि को ही ज्ञान का साधन माना। स्पिनोजा का जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, फॉर इंटरप्शन मैम, कुछ देर में कनेक्शन कट जाएगा, सेम आईडी पासवर्ड से सब लोग दोबारा एंट्री ले सकते हैं। ओके सर, ओके सर। तो स्पिनोजा की जो थ्योरी है वो जनरली फॉल होती है आपकी जो है 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज में आती है, सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स। सब्सटेंस यानी कि जो है आपका वस्तु या फिर और एट्रीब्यूट्स यानी गुण और मोड्स यानी पर्याय, ठीक है। सब्सटेंस जो है स्पिनोजा के अनुसार जो है सब्सटेंस जो है वो और कुछ नहीं ईश्वर है, ठीक है। और उसके अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं, ठीक है, जो कि कभी पर्याय जो है बदलते रहते हैं और गुण जो है वो फिक्स रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते।
लाइबनिज का भी जो फिलोसफी देखेंगे वो मोनाड्स, हर चीज को मोनाड कहते हैं। हर कहते हैं कि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक जगत है और उसके ही अंदर सब कुछ पहले से विद्यमान। अभी तक हमने जाना कि जो लाइबनिज थे वो मोनाड की थ्योरी को मानते हैं और मोनाड से ही हम लोग सब कुछ बुद्धि को के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक और साधन आता है बुद्धि के बाद, दूसरा साधन है ज्ञान का, वो है आपकी जो बुद्धि के अलावा जो एक और अनुभव जो है अलग है, ज्ञान का साधन है, एक नया ज्ञान का साधन है। अनुभव के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दार्शनिक है इनको कहते हैं एम्पेरिसिस्ट थिंकर, यानी कि अनुभववादी दार्शनिक कहा जाता है इन सारे को। और इनके द्वारा कहना था कि जो हम अनुभव है वो ज्ञान का स्रोत है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक बच्चा है, ठीक है, तो वो अपनी मदर, उसकी माँ ने जो है अचार लगाया है, ठीक है, मिर्ची का अचार लगाया है, तो बच्चा जो है उसको लाल कलर बहुत पसंद है, लाल रंग जो है बहुत पसंद है उसे। तो वो देखता है कि उसकी माँ एक लाल रंग का पता नहीं क्या बना रही है, तो उसे खाने का उसे मन करता है। वो रोज रोज जो है उसको खाने के लिए माँ को तंग करता है, परेशान करता है। लेकिन माँ जो है वो जान रही है कि ये जो है ये क्या है, मिर्ची है, अगर ये खा लेगा बच्चा तो उसे परेशानी होगी, वो बीमार पड़ सकता है, या उसे तीखा लगेगा, वो बहुत ज्यादा उसको परेशानी होगी। वो डेली अपनी माँ को परेशान करता है कि मिर्ची है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। लेकिन माँ उसे खूब समझाती है कि मत खाओ बेटा, ये इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है और ये अच्छा नहीं होता है, ये तीखा होता है। लेकिन फिर भी बच्चा इतना जिद्दी है कि वो जो है उसे खाने को बेचैनी है, ठीक है। तो फिर एक दिन माँ तंग आके सोचती है कि चलो खाने देते हैं इसे खुद ही इसका ज्ञान प्राप्त करने देते हैं कि ये होता क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चा जाता है, मिर्ची रख देती है, एक घर छोटा सा है तो बरामदा है, वहां पे ही धूप आती है, मिर्ची को सुखाना है अचार बनाने के लिए, तो वो छोड़ देती है बच्चे को। और वो बच्चा जो है घबरा घबरा के जाता है कि डेली उसकी माँ उसको रोकती थी, तो वो आगे बढ़ता है, सोचता है कि माँ आज फिर रोकेगी। लेकिन वो देखता है कि लाइन तो पूरा क्लियर है, आज कोई नहीं आ रहा है उसे रोकने के लिए। तो वो बेझिझक चला जाता है, मिर्ची एक मुट्ठी उठाता है मिर्ची और अपने मुंह में डालता है और उसे चबाता है। चबाते ही उसे ये जिस तेजी में उसने मुंह में डाला उसी तेजी से वो मुंह से बाहर निकालता है, ठीक है। फिर अगले दिन से उसको माँ को समझाना भी नहीं पड़ता है कि मिर्ची मत खाओ। माँ आती है दौड़ी दौड़ी उसकी रोने की आवाज सुन के और उससे और मिर्ची थी, लो खाओ और खाओ। गुस्से में बोलती और खाओ ना, तुम्हें खाना था ना, मैं मना कर रही थी, तुम नहीं खा रहे थे। तो वो बच्चा जो है चाह कि नहीं जगह मुंह पे अपने हाथ रख लेता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो जो बिल्कुल अनुभववादी दार्शनिक भी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जो जन्म के वक्त जो हमारा मन है वो कोरे कागज की तरह होता है। माइंड इज लाइक अ टैबुला रासा, यानी कोरा कागज, यानी क्लीन स्लेट। जब और अनुभव ही जो है ज्ञान का पहला अक्षर हमारे मन पे लिखता है। ठीक उस बच्चे की तरह, जैसे वो जान नहीं रहा था कि मिर्ची खा के उसे कैसा लगेगा, उसकी माँ उसे कितना समझा रही थी, फिर भी वो बच्चा नहीं समझ रहा था। लेकिन फिर भी जब उसने खुद ही अनुभव किया, जब मिर्ची का प्रत्यय यानी उसका जो आइडिया उसके अंदर आया कि इसको उसने जब चखा उसको अपने इंद्रियों द्वारा, टेस्ट बर्ड्स के द्वारा, तब उसे पता चला ये मेरे खाने की चीज नहीं है। तब अगले दिन से वो उसको कोई कितना भी बोले उस मिर्ची को खाने को तैयार नहीं, वो खुद से ही नहीं जाएगा उसको खाने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह अनुभव है। अनुभव, इनके अनुसार जो कहा जाता है कि अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, ऐसा अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं। इनमें सीरीज में आ जाते हैं लॉक, बर्कले, ह्यूम। लॉक जो थे वो जो है जितने जो पहले जनक थे आपके एम्पेरिसिज्म के, फादर ऑफ एम्पेरिसिस्ट फिलोसफी कहा जाता है उनको। और उनके हिसाब से जो है मन जो है हमारा बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। अनुभव द्वारा ही हम ज्ञान को सबसे पहले प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनका कहना था कि ज्ञान जो है परसेप्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो हम लोग जब इंद्रियों द्वारा, जब हमारे ज्ञान जो प्रत्यक्ष की उनके हिसाब से जो ये दुनिया है वो सत्य है, जगत जो है वो सत्य है, ठीक है, जगत में सारी वस्तुएं सत्य है। हमें बाह्य जगत का ज्ञान कैसे होता है, हमारे प्रत्यक्ष का जब उससे कांटेक्ट होता है तो एक आइडिया उत्पन्न होता है, उस आइडिया के द्वारा हमें ज्ञान होता है। जैसे कि वो बच्चा मिर्ची देखता है, लाल रंग देखता है, वो उसको खाता है,
ठीक है, जाके पकड़ता है। तो वो क्या है, वो मिर्ची जो है बाह्य जगत की वस्तु है, उसे हम जाने कैसे? तो हमारे जो है, हमारा जो इंद्रिय है टेस्ट बड, उसने जीभ से चखा उस मिर्ची को, लाल रंग को देख के वो अट्रैक्ट हुआ, उसकी तरफ गया, उसने उसको जीभ से चखा, और जीभ से चखते ही उसे पता लग गया, अनुभव होता, अनुभव ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं खानी है, इस ये तीखा है, ठीक है। तो वो आइडिया उसके अंदर उत्पन्न हुआ कि ये मिर्ची है और ये लाल रंग की होती है और ये तीखी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह अग्री करना चाहिए हमारी जो बाह्य वस्तु को जानने के लिए, उसमें से आइडिया जो है, हमारे आइडिया को लेता है हमारा इंद्रिय, इंद्रिय हमारे मन तक पहुंचाता है, तब हमें ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये थे लॉक, जो इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशनलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि बाह्य जगत वस्तु सत्य होती है। अगले आ जाते हैं बर्कली। बर्कली जो थे वो जनरली एक पादरी होते थे, बिशप है, छोटे मोटे मतलब एक चर्च में बिशप थे, वो आस्था पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वो जो है अनुभववादी दार्शनिक में गिनती होती है। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो ये मटेरियलिज्म यानी भौतिकतावाद जो है वो दुनिया में फैलती जा रही थी, जिसके वो सख्त खिलाफ थे। और वो मानते थे कि जो हमारे जो आइडियाज है सारे सेंसेशंस के द्वारा, यानी कि जो हमारे जो संवेदनाएं हैं, जो हम बाहरी चीजें होती ही नहीं, वो मानते थे। उनका कहना था कि हमारे मन से ही हम जैसा सोचते हैं वैसे ही आइडियाज उत्पन्न होते हैं और वैसे ही हम वस्तु को जान पाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कहते हैं कि किसी वस्तु को जानने के लिए एक जो है ज्ञाता होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो उस वस्तु को जान पाता है, ठीक है। तो उनका थ्योरी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे लैंड करता है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इसलिए क्योंकि वो कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के अनुसार क्या होता है कि जो भी चीज, जो आइडियाज होते हैं, वो किसी दृष्टा के ऊपर यानी परसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब रहेगा तो उसका आइडिया उसको मिलेगा। कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए किसी आइडिया को जानने के लिए, किसी भी चीज को जाने। हर चीज आइडिया है, कोई भौतिक जगत नहीं है। जितनी भी चीजें हैं हमें आसपास दिखती, हमारे आइडिया, यहाँ तक कि हम जो खाना भी खाते हैं वो भी आइडिया है बर्कली के अनुसार, ठीक है। वो सत्य नहीं है, वो बस हमारे मन के प्रत्यय है और कुछ नहीं, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, मैक्सिमम 7 मिनट है, उसके बाद 12:30 बजे से एक और सेशन चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा बस फास्ट कर, बस लास्ट से, ठीक है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जो है परसीवर के थ्रू मतलब देख के ही हम लोग जान सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं ह्यूम पे। ह्यूम जो थे वो संशयवादी दार्शनिक ही थे, ठीक है। वो जो है मानते थे कि जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है, जो जितने भी आसपास की चीजें हैं वो अलग अलग चीजों का, जैसे कि हम लोग कोई पत्ता देखते हैं तो पत्ता को हम लोग पत्ता एज पत्ता नहीं देखते हैं, उसका परसेप्शन, उसका जो है वो हम लोग उसका अनुभव लेते हैं, देख के उसका रंग, उसका शेप, उसका साइज, तब हमें वो पत्ता दिखता है। सब एक साथ हमें दिखता है, इसलिए वो पत्ता होता है। तो इनका जो दर्शन है वो स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद पर लैंड करता है। उनके हिसाब से जो दुनिया में ऐसी कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही, और वो जो है वो बुद्धि को अनुभव को ही ज्ञान का साधन मानते हैं। जो भी है अनुभव द्वारा पता चलता है। अब आ जाते हैं कांट। कांट से जो है पोस्ट मॉडर्न एरा शुरू हो जाता है। वो ना ही बुद्धि ना ही अनुभव को ज्ञान का साधन मानते हैं, ठीक है। वो उनका कहना है कि सिर्फ बुद्धि और अनुभव से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होना चाहिए। नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होने के लिए हमें दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ज्ञान भी उतना ही ज्यादा, बुद्धि भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका अनुभव है, ठीक है। तो कांट के हिसाब से जो है नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या है कि वो एक ज्वाइंट वेंचर है सेंस और रीजन का। सेंस यानी कि हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो सेंस ऑर्गन है, उसके द्वारा हम लोग पहले बाहर से जो है इंद्रिय अनुभव लेते हैं। अनुभव जो बुद्धि तक जाता है। बुद्धि में 12 कोटियां होती है, जो कि अगर जो बुद्धि जो है उसको ग्राफ्स कर लेता है वो हमारा ज्ञान बदल जाता है। अगर नहीं ग्राफ्स कर जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। जैसे कि एक टेबल होता है, उसमें छेद बना हुआ और बहुत सारा बॉल्स को रोल कर रहे हैं, तो टेबल में जितनी छेद में जितनी बॉल्स अंदर गए वो उसमें चला गया और जो गया वो वेस्ट हो गया। उसी तरह जो है हमारी इंद्रियां होती है, बहुत सारी चीजें हमें एक साथ आती है, बुद्धि तक जाती है इंद्रियों अनुभव द्वारा, और उसके बाद क्या होता है, जो चीज उसमें बुद्धि में फिट बैठ गया उसी का ज्ञान होता है। बाकी सारी जो इंद्रिय अनुभव है वो वेस्ट हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्होंने एक नया डिफरेंट जो है थ्योरी जन्म दिया नॉलेज का, जिसको कि वो कहते हैं
जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है और फिजिक्स में होता